जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर जाता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सारी वीडियो में इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और इससे पहले दो वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तीन वीडियोस टोटल, जिसमें हम लोग ने देखा कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे होता है। हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 160 अराउंड होता है, और कैसे फिर ऑक्सीजन वहां से लंग्स में आता है। और फिर अब हम लोग देखेंगे कि अब वो लंग्स में आ चुका है और एल्वियोलाई से फिर कैसे यहाँ ब्लड में आएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यहाँ पे लंग्स में और ब्लड में, ये वाला पॉइंट, यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वीडियो में। तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 होता है, और इन्वायरमेंट में होता है 160, 159 के करीब, है ना। तो वहां से ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो इसका जो डिजाइन है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि सिंपल डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सके। तो एल्वियोलाई का अंदर वाला जो लेयर है, जो सॉरी बाहर वाला जो लेयर होगा, वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन आपको पता है कि बहुत ही चपटा और बहुत ही थिन होता है, जिससे आराम से गैसेस पार हो सकते हैं। उसके बाद से उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद से ये जो लेयर से आप देख रहे हो, ये क्या है? एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, यहाँ पे टी लिख लेंगे, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होगा। अब इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। कौन सा डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि जब कभी भी कोई चीज अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी तो उसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे ये प्रेशर वाइज अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यहाँ पे ये ज्यादा है और ब्लड में कितना है? कम है, 95 है। ठीक है, तो 95 यहाँ पे, तो आराम से वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ब्लड में। लेकिन ये डायरेक्टली जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया था तब उसका प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर आएगा इस ब्लड में और इसको क्या कर, ब्लड को कर देगा ऑक्सीजनेटेड, और इसका प्रेशर हो जाएगा 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो किसी भी हाल में आप देखोगे कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, जिस कारण से वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आ जाएगा। उसी दौरान आप देख रहे हो कि टिश्यू से जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहेगी। ठीक है, लेकिन CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी। उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन एल्वियोलाई में आप पाओगे कि इसमें इसका मात्रा कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? CO2 यहाँ से निकल के हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आई? यहाँ देखना कि यहाँ पे भले ही कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस है बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल ब्लड से एल्वियोलाई में ज्यादा जाएंगे इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि CO2 जो होता है वो ज्यादा डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। CO2 20 से 25% ज्यादा ब्लड में डिजॉल्व होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इजिली ज्यादा अमाउंट में डिफ्यूज होके एल्वियोलाई में चला जाता है। CO2 से भी ज्यादा डिजॉल्व होने की कैपेसिटी किसके पास है? कार्बन मोनोऑक्साइड्स की, है ना। जो आप सिगरेट पीते हो उसके अंदर, या फिर जो भी धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो उसमें उसकी कैपेसिटी ज्यादा होता है बाइंड करने के लिए और यहाँ पे डिजॉल्व करने के लिए। तो आप अगर पाओगे तो सबसे ज्यादा सी कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम डिजॉल्व होने की कैपेसिटी ऑक्सीजन की। तो कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या थोड़ी कम होगी, बट प्रेशर वाइज वो ज्यादा बाइंड करेगा यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड के साइड पे। होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कौन सा ब्लड वेसल लेके आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज पूरे बॉडी में O2 कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या रहेगा? याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी CO2 कैरी करता है। वेन्स क्या होती है? CO2 कैरी करती है,
लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपने लिया लंग्स से, वो लंग्स ऑक्सीजन कहाँ ले जाएगा? हार्ट में। और हार्ट में किस वेसल्स के थ्रू ले जाएगा? पल्मोनरी वेन। तो ये सारे वेन CO2 कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। होप सो कि यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल समझाया था, जैसे कि ये अगर ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि ज्यादा सॉल्युबल है CO2, 20 to 25% ऑक्सीजन का, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा डिफ्यूज होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 10 बॉल है, रेड बॉल है, ठीक है, और 5 ग्रीन बॉल है, तो जो रेड बॉल है अगर आप एक बार हाथ डाल के निकालोगे, 2 बॉल्स आपको निकालनी है, तो उसमें 3 बॉल निकालनी है, तो उसमें जाहिर सी चांसेस क्या है ज्यादा, कि रेड बॉल आपकी ज्यादा आएंगी। ठीक है, 3 बॉल में से 2 बॉल रेड बॉल आने की चांसेस ज्यादा है। आ रही है बात समझ? बस यही चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब बचा रहा होगा। तो जो ब्लड में जो RBC के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होगा, वो उनकी उनका परसेंटेज 98% या 97 से 98% के करीब होगा। मतलब जो ऑक्सीजन आया वो डायरेक्टली ऐसे ब्लड में ऐसे डिजॉल्व या फिर इधर बिना तैरेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो किसी के साथ बाइंड करना पड़ेगा ताकि वो अपने सही जगह पे पहुंच सके। तो उसको कौन बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? हमारे RBC में होता है, WBC में नहीं बोल देना, ठीक है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है। इसमें 2 चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन के लिए। याद रखना कि चाइल्ड में जो जो बर्थ चाइल्ड नहीं कहेंगे, जो फीटस होता है, फीटस में 2 गामा 2 अल्फा चैन होंगे, जिसमें गामा का कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा। मतलब वो प्लासेंटा से जो माँ का खून होगा उससे ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे गामा चैन होगा। और एम्ब्रियो में एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन और 2 ईटा चेन होते हैं। तो ईटा एप्सिलॉन ये प्रोटीन के चेन्स का ही नाम है, फॉर्म का नाम है। उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फीटस वाला याद रखना, वहाँ पे 2 गामा चेन होंगे जो कि ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं इनके रिस्पेक्ट में। और ये किस में होगा? ये एडल्ट में, हम लोग में, या फिर जो भी बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे 2 अल्फा 2 बीटा चेन आ जाते हैं। बाकी जो 97 के बाद से जो बाकी 3 से 2% होगा, वो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहेगा ऑक्सीजन। होप सो कि यहाँ तक, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और कोई सजेशन है तो भी प्लीज़ कमेंट में रखिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।